नाज़रीन की खिदमत में हमारा आदाब। बेलगाम में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें बैक वक्त कई खूबियाँ और कई सलाहियतें पाई जाती हैं, और उनमें भी बहुत कम होते हैं जो अपनी इन खूबियों और सलाहियतों के साथ पूरा इंसाफ कर पाते हैं और अपना कमाल दिखाते हैं। मिल्लत पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इस एतबार से तालीमी और अदबी सरगर्मियों में आप हमेशा मसरूफ़ रहते हैं और आपका कलम हमेशा मुतहरिक रहता है। मेरा ताल्लुक़ दावणगेरे ज़िले के एक छोटे से देहात बेनहली से है, जहाँ पर मेरे वालिदैन वहीं पर मेरी इब्तिदाई तालीम हुई। मेरे दादा की काफ़ी ज़मीनात थी, वो अपने अतराफ़ अकनाफ के इलाके में बहुत ही ज़मींदार होने के एतबार से असर और रसूख रखते थे। उनका पोता होने की हैसियत से हमें एक इज़्ज़त और शर्फ हासिल था, और ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता मेरे वालिद थे। मेरी इब्तिदाई तालीम वहीं पर हुई। कुंदूर नामी खरिये में 5वीं ta 7वीं तालीम मैंने हासिल की। उसके बाद मुझे आला तालीम के लिए हाई स्कूल के तालीम के लिए हरियर आना पड़ा। जी, मैं चाहूँगा हमारे दाऊद साहब कि आप ये बताएं कि आप में अदबी ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ, वो क्या मुहर्रिकात थे जिनकी बुनियाद पर आप इस तरफ आपकी तबीयत माइल हुई? देखिए जामी साहब, मैं जब हाई स्कूल में था उसी वक्त से मैंने छोटे छोटे मज़ामिन लिखना शुरू कर दिया था, और स्कूल में जो भी मुक़ाबलाजात मुनक़द होते उसमें मैं खुद डिबेटार के हिस्से से हिस्सा लेता और छोटे छोटे मज़ामिन लिख लिया करता। उसके बाद कॉलेज में दाखिला हुआ तो वहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर मेरी अदबी कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ। देखिए दाऊद साहब, अदबी दुनिया में क़दम रखने वालों की अक्सरियत शुरा की ही है। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि एक नया क़लमकार अगर अदबी दुनिया में कदम रख रहा है तो वो शायरी से अपनी इब्तिदा करता है। आपके ताल्लुक़ से क्या आपने नस्ल से आपकी इब्तिदा की या शायरी से? नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हाई स्कूल और कॉलेज की सतह पर मैं छोटे छोटे मज़ामिन लिख लिया करता था, उनको मैंने हज़फ कर दिया है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अगर देखा जाए तो शायरी से ही मैंने लिखा है। शायरी से मैसूर यूनिवर्सिटी में जब मैं ज़ेर तालीम था तो वहाँ पर मैंने गज़लों का सिलसिला शुरू किया। अच्छा, आप देखिए, आप एक साथ शायर हैं, नसर निगार हैं, मज़मून निगार हैं, खाका निगार हैं, तनक़ीद और तबसरे भी करते हैं आप। वो कौन सी सिन्फ़ है जिससे आप ज़्यादा मुतासिर हैं और आप समझते हैं कि वो सिन्फ़ तरसील इज़हार ख़याल के लिए निहायत मौज़ू और मौसर है? देखिए, मैंने जैसा कि आपने कहा कि मैंने कई असनाफ में तबाज़माई की है जी, लेकिन जहाँ तक मेरे इजहार के वसीले का सवाल है जी, 2 मवस्सिर ज़राए मैंने अपनाए हैं। एक गज़ल और दूसरे अफसाना। अब उसमें भी किसको फ़ौक़ियत दी जाए, ये मैं अफसाने को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। अच्छा, क्योंकि तो उसमें खुलकर हम इजहार कर सकते हैं। जी। कि कुछ लोगों का ये मानना है कि नसर निगारी बनिस्बत शायरी के कुछ मुश्किल है। बहरहाल आप इस तरफ राग़िब हैं, बड़ी खुशी की बात है। आपके अब तक कितने मजमूए मंज़र-ए-आम पर आए हैं? मेरे अब तक 3 मजमूए मंज़र-ए-आम पर आए हैं जी। ये एक सवाद शब के नाम से बाहिसियत शायर जी, वो शायरी का मजमुआ है जी। 2004 में कर्नाटक उर्दू अकेडमी के माली ताउन से शाये हुआ जी। और गुज़श्ता साल 2012 में मेरा तनक़ीदी व तहक़ीक़ी मज़ामीन का मजमुआ नक़द व नज़रियात के नाम से मंज़र-ए-आम पर आया, जिसकी इशाअत कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने ही की। और उसी साल के आखिर में मेरा अफसानों का मजमुआ सन्नाटे बोल उठे के नाम से दिल्ली अदबिस्तान पब्लिकेशन नई दिल्ली से शाये हुआ है। अब तक 3 मजमुए मेरे मंज़र-ए-आम पर आए हैं। नहीं, आप एक गुफ्तगू के दौरान ये बता रहे थे कि आपके कुछ और मजमुए ज़ेर इशाअत हैं, वो कौन कौन से हैं और उनके मौज़ूआत क्या हैं? देखिए जामी साहब, चूँकि मैं मुख्तलिफ असनाफ पर तबाज़माई करने का ख़याल हूँ जी, जब जो जहन बनता है जिस तरह का उस तरफ राग़िब होता हूँ। मेरे असासे में बहुत सारे मज़ामीन
तनखीदी व तहकीकी मज़ामीन भी हैं जी। मेरे अनकरीब वाला है वो उर्दू से कन्नड़ा कन्नड़ा में तर्जुमे हैं जी जी जी। जो प्रेमचंद की कहानियों पर मुश्तमिल है। प्रेमचंद उर्दू के बहुत बड़े फिक्शन राइटर हैं जिनके अब तक तर्जुमे कन्नड़ा में नहीं हुए हैं। वो 12 कहानियों को मैंने कन्नड़ा में तर्जुमा किया है। वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगे। उसके बाद जो ज़ेरे इशाअत है वो नख्द व बसीरत के नाम से है जी। वो उसमें तकरीबन 16 या 17 मज़ामीन शामिल हैं जिनको मैंने नेशनल सेमिनारों में पढ़ने की गर्ज से लिखे हैं। देखिए दाऊद साहब, आपकी अदबी शख्सियत निहायत पहलूदार है। उसके हर पहलू पर इस कम वक्त में हम तफसीली गुफ्तगू तो नहीं कर पाएंगे। चंद एक को उसमें से लेते हैं। जैसे आप शायरी को लेंगे, आपकी शायरी के ताल्लुक से हम गुफ्तगू करेंगे शुरू में। तो आपकी शायरी, आपका तबई रुझान किस तरफ है? देखिए शायर पैदा हो गए हैं कि उससे मुतासिर हम होते ही हैं जी। लिहाजा मैंने हतल मकदूर ये कोशिश की है कि समाज में जो वाक़ियात इन दिनों पनप रहे हैं, जो हालात कशीदगी का शिकार होते जा रहे हैं, उनको इजहार शायरी के ज़रिए बयान किया जाए जी। और उसी तरह जो तख़य्युलात और तजुर्बात और तस्वुरात हमारे अंदर पैदा होते हैं उनको इजहार करने का मैंने वसीला शायरी को बनाया है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आपकी कोई गज़ल नाज़रीन की खिदमत में पेश करें, आप सुनना चाहेंगे? इंशाअल्लाह। देखिए वैसे मैं अपनी गज़लें जी जी सुनाने से खासिर हो बगैर देखे नहीं तो देखिए, देखना हो घर बनाकर कांच का घर देखना, वाह वाह, देखना हो घर बनाकर कांच का घर देखना, कौन बरसाता है किस जानिब से पत्थर देखना, वाह वाह, कौन बरसाता है किस जानिब से पत्थर देखना, अपनी खामोशी बनेगी जब फसाना ऐ नदीम, अपनी खामोशी बनेगी जब फसाना ऐ नदीम, लोग हाथों में लिए आएंगे पत्थर देखना, वाह वाह वाह, लोग हाथों में लिए आएंगे पत्थर देखना, मैं ही एक हैरान नहीं हूँ दम बखुद हैं सब यहाँ, मैं ही एक हैरान नहीं हूँ दम बखुद हैं सब यहाँ, कौम को ले जाएंगे किस समत रहबर देखना, वाह वाह वाह, आप अपने वास्ते रख लें चरागे आरज़ी, आप अपने वास्ते रख लें चरागे आरज़ी, बस मेरा शेवा है जुल्मत में उतर कर देखना, वाह वाह, बस मेरा शेवा है बहुत खूब, जुल्मत में उतर कर देखना, जाविये अपनी उड़ानों के बदलने लग गए, जाविये अपनी उड़ानों के बदलने लग गए, कौन दम लेता है मोहसिन अब कहाँ पर देखना, वाह वाह, कौन दम लेता है मोहसिन अब कहाँ पर देखना, वाह वाह। मुझे इसी देखना खुश किया होठों में आंखों में समंदर देखना है। बहुत खूब आपने गज़ल सुनाई मोहसिन साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये एक तो हुआ आपकी शायरी का पहलू। हम आपके अब अफसाने पर आते हैं। ये आपके अफसाने उमूमन किन मौज़ूआत पर आपने कलम उठाया है? देखिए मौज़ूआत मुख्तलिफ नौ हैं मेरे अफसानों जी। कभी फसाद का मामला होता है तो फसादात पर भी मैंने जमकर लिखे हैं, और मैंने वो जहाँ तक मुझे याद है 2002 में पहला अफसाना था मेरा जो फसादात पर शेयर हुआ जी रियासत कर्नाटक में। उसके बाद इतना लिखा गया कि वो मुस्तकिल एक मौजू बन गया है। आज़ादी के बाद वैसे हमारे पास एक मुस्तकिल मौजू फसाद रहा है। बिल्कुल, मैंने उसी से ताल्लुक मैंने किताब का नाम भी रखा है सन्नाटे बुलूट है। जी। और उसके अलावा बेरोजगारी है हमारे यहाँ। तालीम याफ्ता नौजवान अक्सर बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बेरोजगारी को भी मैंने मौजू बनाया है। और ये जो कारगिल का वाक़या हुआ जंग का, उसके बाद जो हालात पैदा हुए सिपाहियों के साथ, देश प्रेमियों के साथ, यानी देश पर कुर्बान होने वालों के साथ जो वाक़यात पैदा हुए, उसे बुनियाद बनाकर मैंने एक अफसाना लिखा है अड़वाड़।
और उनके घर किस तरह बाद में देश भक्तों के भी बाकी नहीं रहते हमारे सियासी रहनुमाओं के हाथों, जिस तरह इस्तेहसाल होता है उसको मैंने मौजू बनाया है अरवाड़ में। उमंगम का लहू, लहू एक अफसाना है, अशकों की बारात एक है। अशकों की बारात में ये जो और आजकल ये रुश्वतखोरी का जो बाजार गर्म है, हर तरफ जहाँ भी जाए रुश्वत के बगैर कोई काम नहीं चलता, उसे भी मैंने नसीब अपना अपना में ये ईमानदारी, दियानतदारी और उसके बाद जो रुश्वतखोर हजरात होते हैं उनका जो अंजाम होता है उसे भी मैंने मौजू बनाया है। इस तरह समाज के कई मसाइल को मैंने पेश करने की कोशिश अफसानों में की। देखिए दाऊद साहब, अफसाने का दूसरा नाम समाज में पनपने वाली बुराइयों को दूर करना है जी, कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही भी है। और इस पैगाम को आवाम तक पहुंचाने के लिए अफसाने की ज़बान आम फहम होनी चाहिए, सलीस होनी चाहिए, ताकि एक आम इंसान भी पढ़ते ही उसको समझ जाए कि अफसाने में क्या है। लेकिन इन दिनों हम देखते हैं कुछ तजरीदी किस्म के और अलामती किस्म के अफसाने लिखे जा रहे हैं, जिनको बार बार पढ़ने के बावजूद भी एक आम खारी समझ नहीं पाता। इस तारों से आप क्या कहेंगे? अफसाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो अफसाना बयानिया हो, जी जी, जिसके अंदर तासुर हो, वहदत तासुर होना चाहिए। और उसके बाद नंबर आता है मकसदियत और मानवियत। जी जी। अब इन तमाम में सबसे बुनियादी बात आती है, जैसा कि आपने अभी कहा, कि जुबान। बिल्कुल, तरसील का बेहतरीन जरिया जुबान ही है। जुबान के जरिए ही हम अपना मकसद बयान कर सकते हैं। अगर जुबान में खलल पैदा हो गया तो मकसदियत खत्म हो जाती है। जी जी। लिहाजा अब जुबान का मामला जहां तक है अफसानों का, अफसानों की जुबान अलग अलग होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग किरदार आते हैं। हाँ, सही बात। हर एक किरदार की अलग जुबान होती है। जी जी। हम एक ही जुबान को लेकर मियारी जुबान तमाम किरदारों में नहीं लगा सकते। गंवार होता है, जाहिल होता है, और अनपढ़ होता है, और देहाती होता है, उसके हर एक की अपनी अपनी जुबान होती है। जुबान जैसा किरदार हो वैसी होनी चाहिए, और तरसील का जहां तक सवाल है कामयाब होनी चाहिए। वो बिल्कुल सही बात है, यानी आपकी बात आवाम तक पहुंचनी चाहिए, वरना तासुर बाकी नहीं रहता और मकसद भी पूरा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक तजरीदी अलामती, ये तो फनी चोचले हैं। जी जी जी। इन दिनों तो अफसाने भी लिखे जा रहे हैं, अफसाने लिखे जा रहे हैं, तजरीदी अफसाने, और वही फनकार मशहूर हैं आजकल जो तजरीदी और अलामती अफसाने लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वो समझे या उनका वो खुदा समझे। अच्छा, अब हम आपके दूसरे फन पे आते हैं, तनकीद और तबसरा। तनकीद और तबसरा, यानी मैं आपसे एक अहम सवाल करने जा रहा हूं। तनकीद का मतलब क्या सिर्फ उयूब की निशानदही करना है, या उसके महासिन और उसके अहसन पहलुओं को भी उजागर करना है? आपके सवाल में ही जवाब पोशीदा है। जी जी। दोनों का होना लाजमी है। जी। फनी महासिन को ही बयान किया गया तो वो खसीदा बन जाएगा। जी जी। और सिर्फ उयूब को पेश किया गया तो तनकीद नहीं तनखीस बन जाएगी। हाँ। फन पारे में पाए जाने वाले महासिन और मायूब दोनों पर बराबर नजर रखना, और उसे फनकार को भी आगाह करना, और उसे सफ़े खरतास पर लाना ही तनकीद कहलाता है। हाँ। मक्खी पर मक्खी मारने का नाम तनकीद नहीं है, किसी की आयब जोई का नाम तनकीद नहीं है। वरना तनकीद वो तो भड़ास निकालने की बात हो जाती है। फन तनकीद का नाम है फन पारे में पाए जाने वाले दोनों चीजों को पेश करना। जी। अच्छा, कितने अब तक आपने ऐसे तनकीदी मज़ामीन लिखे? मेरे अब तक तकरीबन 60-70 मज़ामीन। ओह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 3-4 किताबें तो इंशाअल्लाह आ जाएंगी। उनमें कुछ अहम शख्सियात थी जिनकी ताल्लुक से आपने? देखिए, मेरा जो मजमा तनकीदी और तहकीकी मज़ामीन का जो आया है, पहला मजमा नक़्द नज़रियात के नाम से, वो सिर्फ रियासत कर्नाटक वालों पर लिखे गए। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया आपने। यहाँ हमारी रियासत कर्नाटक के फनकारों को मैंने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उजागर करने की कोशिश। बहुत अच्छा काम किया जी। और जबकि मेरे असासे में बहुतों पर, बड़े बड़े फनकारों पर लिखे हुए मज़ामीन मौजूद हैं, कैफी आज़मी सर वगैरह पर जी।
لیکن میں ہماری ریاست کے وہ فنکار جو بالکل زندگی بھر انہوں نے لکھا، ان پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا، گوشے میں پڑے رہے، مر بھی گئے، ان کا نام لینے والا تک نہیں ہے، ان پر 2 جملے کسی نے نہیں لکھے، میں نے ان پر تحقیقی کام کیا ہے اور ان کے فن پر تنقیدی روشنی. بہت اچھا کیا، بہت اچھا اقدام ہے آپ کا یہ. جی. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مضامین ہیں انشاءاللہ نقد و بصیرت والی کتاب میں انشاءاللہ. تبصرے وغیرہ آپ نے؟ تبصرے بھی بہت سے میں نے کیے، وہ تو فرمائشوں پر بہت سارے تبصرے ہوئے اور تنقید، اور ہماری ریاست میں تنقید اور تبصرے کو تنقید سے زیادہ تبصروں کو پسند کیا جاتا ہے. بالکل جی. ایسے مراحل سے مجھے گزرنے کا موقع ملا کہ زندوں پر میں نے بہت سے تنقیدی مضامین لکھے تو وہ زندگی کے سفر میں چھوٹ گئے، کیونکہ تنقید فن پر گرفت کرتی ہے. ہمارا فنکار آج کا صرف خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہتا ہے، وہ زندگی کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر رہنا چاہتا ہے. اگر کوئی اس کے فنی اس کی تخلیق میں کوئی معیوب کو پیش کرنے کی کوشش کرے تو اس سے دامن بچانا چاہتا ہے. ہتھیلی میں بہشت دکھانے والی بات وہ پسند کرتے ہیں آج کے لوگ. اچھا دیکھیے، اب ہم آپ کے ایک اور پہلو پہ آتے ہیں. میں معافی چاہوں گا، وقت کی کمی کے سبب میں کھل کر ہم لوگوں کی کوئی گفتگو نہیں ہو پا رہی ہے. اب ہم لوگ ترجمہ نگاری کی طرف آتے ہیں. آپ نے ترجمے کیے ہیں بہت سارے، جو کنڑ ادب سے اردو میں، اردو ادب سے کچھ کنڑ میں بھی آپ نے کیے ہیں، تو اس کی اہمیت اور افادیت پر آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے، ترجمے کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے. جی. جب سے آدمی بولنا سیکھا، الگ الگ مقامات پر الگ الگ بولیاں آئیں، جی، تو اسی زمانے سے ترجمے کا سلسلہ شروع ہوا. اور ترجمے کا جہاں تک سوال ہے، انسان کا دماغ سب سے بڑا ترجمہ نگار ہے اور پہلا مترجم انسان کا دماغ ہی ہے. جی. کوئی بھی بات ہم سن لیتے ہیں کسی زبان میں تو ہمارا دماغ ہمیں ترجمہ کر کے ہمیں بتا دیتا ہے مفہوم. کم از کم اس کے اشارے کنائے تو سمجھ سکتے ہیں. اشارے کنائے تو سمجھ میں آ جاتے ہیں. جی. اور ترجمہ نگاری کو بہت سے احباب نے تیسرے درجے کا ادب قرار دیا. یہ درجہ بندیاں ادب میں ہمارے زیادہ ہیں، وہ تو ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. ترجمے کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ مسلم ہے. ترجمہ نگاری ضروری ہے، ورنہ یہ ہمارا جو ادب ہے ایک زبان کا دوسری زبان میں وہ نہیں جائے گا. جی. انگریزی ادب، آج ہمارے پاس انگریزی ادب ہے، ترجموں کے ذریعے ہی آیا ہے. عربی ادب ہے، یعنی دنیا کی دیگر زبانوں کے علوم و فنون اور ادب ترجمے کے ذریعے ہی دوسری زبانوں تک پہنچے. دیکھیے داؤد صاحب، ابھی اور بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، دورانی گفتگو ہم ترجمے پر ہی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بھئی کیا ترجمے میں ہو بہو ایک زبان کا کوئی مضمون ہے، اس کا نفس مضمون بالکل ہو بہو کیا کسی دوسری زبان میں منتقل کیا جا سکتا ہے؟ میں تو ایک لفظ ناممکن استعمال کرتا ہوں. جی. کر سکتا ہوں. جی. کیونکہ ایک زبان کی ایک روح ہوتی ہے. ہاں. ہر ایک زبان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جی. اسی کو دوسری زبان میں مکمل طور پر مشکل کہا ترجمہ کرنا مشکل ہے. اس کی اصل روح ترجمہ تو ہو جائے گا، مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا بڑی حد تک، لیکن اصل روح جو ہوتی ہے روح برقرار رہے گی، باقی رہے گی. کیونکہ ترجمے کے فن کے تعلق سے کہا جاتا ہے pouring of scent from one bottle to another during the process some of the essence may بالکل سر، بالکل صحیح. ترجمے کا وہی معاملہ ہے. ترجمہ ایک بوتل سے دوسرے بوتل میں خوشبو ڈالتے ہیں، خوشبو ڈالنے کے عطر ڈالنے کے معنی. اب اس پروسیس کے دوران بہت ساری خوشبو نکل جاتی ہے. ترجمے کا وہی معاملہ ہے. اصل چیز وہاں پہنچ نہیں پاتی، بہو کوئی چیز نہیں پیش کر سکتی، کوئی چیز نہیں آ سکتی، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. اچھا، کتنے تراجم آپ نے کیے ہیں اب تک؟ میں دیکھیے منٹو کے افسانے کا ترجمہ کیا ہوں، جو سریندر پال کے ترجمہ کے افسانے آپ بتا رہے تھے کہ کنڑا میں نصاب میں بھی شامل ہیں. ہاں، جو منٹو کا افسانہ اور پریم چند کا افسانہ کوئمبٹور یونیورسٹی میں سلیبس کے لیے رکھا گیا ہے. اور یہ جو باقی جو ترجمے ہیں کنڑا سے اردو میں جو ترجمہ کیا ہے چدورنگا کا، سبرمنیہ راجیارس جو ہماری ریاست کے مشہور کنڑا رائٹر ہیں، ان کا ایک افسانہ شودامنے، اسے میں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا. وہ فرسٹ ایئر پی یو کی جو سال رواں کا نیا جو سلیبس آیا ہے، جو کتاب آئی ہے، اس میں نصاب میں رکھا گیا، فرسٹ ایئر پی یو سی بورڈ میں. اور
اس کے علاوہ پریم چند کی 12 کہانیوں کا میں نے کنڑا میں ترجمہ کیا ہے. انشاءاللہ عنقریب وہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے ماتحت وہ شائع ہوگی. اچھا دیکھیے داؤد صاحب، یہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. آپ پرنسپال ہیں، آپ پر کئی ذمہ داریاں ہیں، اس کے باوجود اتنا سارا کام آپ تخلیقی کر لیتے ہیں، اتنا سارا کام آپ کر لیتے ہیں، وہ کس طرح ممکن ہو پایا؟ یہ بہت ہی عجیب سوال ہے جی. میں میری جو کالج کی ذمہ داریاں ہیں ہاں اسے اور ادبی سرگرمیوں سے دونوں کو الگ رکھتا ہوں. جی. صبح اٹھا، نماز سے فارغ ہوا، اس کے بعد کالج کے کام میں لگ گیا. جی. تو شام تک، شام میں کب لوٹتا ہوں وہ اللہ. جی جی. جیسے ہی واپس ہوا، نماز کے علاوہ کہیں جانے کا عادی نہیں. جی. نماز ہوئی، میرا گھر ہوا، میرا کمرہ ہوا، کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا ہوں. جی جی. وہی رات کب ہوتی ہے، رات دیر رات تک بیٹھ کر کام کرتا ہوں. ایک دن بھی کچھ بھی نہیں کرتا تو مجھے بہت ملال ہوتا ہے. اچھا، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک امریکن رائٹر تھا، وہ بھی نہایت مصروف ترین افسر تھا. تو اس نے 6 ناولیں لکھی، وہ بھی بین الاقوامی شہرت یافتہ. کسی سے اس نے، جیسا کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے وقت نکال لیتے ہیں، تو یہ ایک صاحب نے اسے دریافت کیا کہ بھئی آپ اتنے مصروف ترین انسان ہیں، اس کے باوجود آپ نے 6 ناولیں لکھی ہیں، کیسے ممکن ہو پایا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں اور دفتر پہنچنے تک 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور 1 گھنٹہ میں لکھتا ہوں، اور پھر جب میں دفتر سے گھر لوٹتا ہوں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو پھر 1 گھنٹہ میں لکھتا ہوں. برسات یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، غلط بات ہے. سراسر غلط بات ہے. وقت ہوتا ہے، لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اگر کوئی کتاب آتی ہے، چھپتی ہے، لوگوں سے لوگ کہتے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں پڑھا، وقت نہیں ملا. بہرحال آپ دیکھیے، آپ کے کئی ادبی پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کر لی. اب آپ کا جو وابستگی ہے تعلیمی شعبے سے، اس پہ کچھ گفتگو کر لیں. میں چاہوں گا کہ آپ جو صورتحال آج تعلیم کی ہے، آپ کیا اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، تعلیمی ماحول جو بنا ہے، اور تعلیمی ماحول کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے میں نصاب کے تعلق سے کہوں گا، کریکولم. جی. ہمارے پاس جو کلاس روم اورینٹڈ سلیبس ہے اور باہر کی دنیا ہے، وہ دونوں الگ ہیں. جی. امریکہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے وہ 9ویں جماعت کے طالب علم کو جوتیاں بنانا سکھایا جاتا ہے لیبورٹریز میں. جی. ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے. بالکل. باہر کی دنیا الگ ہے، کلاس روم کی دنیا الگ ہے. یہاں کتابوں میں جو ہوتا ہے وہ باہر کی دنیا میں الگ ہے. جی. اس لیے آج کا گریجویشن کے بعد آج کا تعلیم یافتہ نوجوان نکلنے کے بعد بھی وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتا. صرف روزگاری. بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست. صرف اور صرف اسے اپائنٹمنٹ چاہیے، کسی قسم کی اس کے ٹیکنیکل نہیں. آج کل جاب اورینٹڈ کورسز آئے ہیں، اس میں وہ ITI وغیرہ جاب اورینٹڈ کورسز ہیں، بہت سے کورسز نکلے ہیں. اگر وہ وہاں سے نکلا تو ممکن ہے وہ الیکٹریشین وغیرہ بن سکتا ہے. ورنہ جنرل ایجوکیشن کا جہاں تک سوال ہے، جنرل ایجوکیشن میں وہ فارغ ہونے کے بعد میں پڑھا لکھا نوجوان بن کے وہ گھومنے کا عادی بن جاتا ہے. اچھا، اردو کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کی کیا صورتحال ہے؟ اردو کی زبان کی بات کہی جائے تو شمالی ہندوستان کی بنسبت جنوبی ہندوستان میں اس کا بول بالا ہے. ہاں، پرسوں ایک جلسے میں یہی ایک جو شمال سے آئے ہوئے شاعر شمال والے ہندی میں لکھتے ہیں، ہاں، ہم جنوب والے اردو میں ابھی لکھتے ہیں. اردو میں خطوط آتے جاتے ہیں. اللہ کا رسم الخط کا ہم نے تحفظ کیا ہے. اور تعلیم کے تعلق سے آپ نے پوچھا، ریاست کرناٹک میں اردو زبان کی تعلیم باقاعدہ ہو رہی ہے. ہزاروں اردو اسکولز ہیں، حالانکہ بعض اسکولوں کی حالت خستہ ہے. اس کے باوجود تعلیم ہمارے ہی کالج کالج میں دیکھا جائے تو داونگیرے میں 1,500-2,000 بچے اردو پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی. صرف ہمارے یہ کیمپس کی بات کر رہا ہوں. جی. اس طرح سینکڑوں اسکولس ہیں. تعلیم زبان کا انشاءاللہ مستقبل اچھا ہی ہے. حالانکہ اساتذہ تھوڑی محنت کریں، اردو کے اساتذہ خاص کر، چونکہ میں اردو کا استاد ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اردو اساتذہ سے خطاب کرتا ہوں تو وہاں یہی کہتا ہوں کہ محنت کریں، کیونکہ بہتوں کو شکایت ہمارے یہ ہے کہ اردو اسکولوں کا ماحول اچھا نہیں ہے. اردو اساتذہ اگر محنت کریں تو ممکن ہے کہ ہم
वालिदैन को चाहिए कि वो हम उर्दू पढ़ाएं जी, उसके बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है। बिल्कुल तकारीर से कुछ भी होने वाला नहीं है। बड़े बड़े जलसों में बड़ी बड़ी बातें करना अपनी जगह है, उर्दू अपने बच्चों को पढ़ाना अपनी जगह है। जी। अच्छा दाऊद साहब, आपने कई कौमी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, तो इनमें से कुछ अहम का तस्करा सरसरी तौर पर करें। देखिए, मैं खुद कॉलेज में भी कंडक्ट करता हूँ कॉन्फ्रेंसेस, और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में मद्रास यूनिवर्सिटी में तर्जुमे का सेकुलर किरदार, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ उर्दू ट्रांसलेशन, उस पर मैंने मकाला पढ़ा था मद्रास यूनिवर्सिटी चेन्नई में, और उसके अलावा गुलबर्ग, माफ़ कीजिए, मैसूर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जोर की लिसानियाती खिदमात पर मैंने मकाला पेश किया। इसी तरह कोइम्बतूर यूनिवर्सिटी में मुनक़दा नेशनल सेमिनार्स में भी मैंने मकाले पेश किए, और उसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी मैंने मकाला पेश किया। इस तरह से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में मैंने मकाले पेश किए हैं। उसके अलावा रियासती सेमिनारों का मुहासिबा किया जाए तो बहुत उसकी फहरिस्त तवील है, उनके 20 सेमिनार्स में पढ़े हैं। देखिए दाऊद साहब, हम ना आपकी अदबी शख्सियत को पूरी तरह वाज़ा कर पाए, ना आपकी शख्सियत को पूरी तरह वाज़े कर पाए। बरसत में ये चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में आप नौजवान कलमकारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। जी। पहले ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, हम लोगों को उनको अपनाना चाहिए। बिल्कुल, उनको नई नस्ल जब तक नहीं आएगी, बिल्कुल, और हमारी फितरत ऐसी है कि नया कोई आता, बड़े बड़े फनकारों के इजलास में हम जाते हैं, नौजवानों को सामने नहीं लेते, उनको गले लगाना चाहिए। बिल्कुल सही, गले लगाएं तभी तो आएंगे। बिल्कुल सही बात। वो टूटे फूटे ही अल्फाज में क्यों ना हो, टूटी फूटी जुबान में अपने एहसास जज्बात का इजहार करें, तो उसे हम खुशी से उसे नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, उसे करना चाहिए, सही उसे साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। मुब्तदी है तुझे कुछ भी नहीं आता, इस तरह नहीं करना चाहिए, उसे ढकेल दें तो पीछे पड़ जाएगा। 2 जुमले लिखता है तो 2 सफ़े बना कर देने से कुछ भी खराब नहीं होता, आगे चलकर वो कुछ ना कुछ लिखेगा, शौक तो पैदा होगा जी। और वो फनकारों को चाहिए कि उर्दू पढ़े और जैसा आता है वैसा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी बिल्कुल, ये कहा जाता है। जी। और है भी सही, बिल्कुल सही। कोई भी फन चुना हुआ रियाज चाहता है, मश्क चाहिए, जी। रियाज चाहता है, हर एक फन मश्क चाहता है। जी, मश्क करें, मशक्कत करें, और जैसा आता है, जैसा समझ में आता है लिखें। अपने ही माहौल, अपने इलाके में या अपने शहर में जो अहबाब होते हैं, जिनको जो जी, हाँ, एक उस्ताद के पास सैकड़ों शागिर्द होते थे। आज असातिज़ा, मैं तो ये कहूँगा उनके ताल्लुक से कि असातिज़ा हैं, आज शागिर्दों की कमी है। शागिर्दों को चाहिए कि असातिज़ा के पास जाएं, उनको दिखाएं, और वो जो भी अपने जज्बात का इजहार है जिस तरीके से भी हो करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास कई असनाफ हैं। शायरी ही एक नहीं है, नसर भी है। नसर में भी अब आजकल अफसाने, जैसा कि आप कह रहे थे, छोटे छोटे अफसाने हैं, अफसानचे हैं, उस पर लिखने की कोशिश करें। जी देखिए दाऊद साहब, आप हमारे इस गुफ्तगू में शरीक हुए, अपने ख्यालात का इजहार किया, इसके लिए हम आपके ममनून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जहमत किए यहाँ हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक रहे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।